हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में सेक्शन 194 ओ को समझेंगे। सेक्शन 194 ओ दैट इज टीडीएस ऑन सर्टेन पेमेंट बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर टू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट मीन्स जैसे कि फ्लिपकार्ट के थ्रू कोई डीलर सेल करता है, ठीक है, सेल ऑफ गुड्स करता है, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट कस्टमर से पेमेंट कलेक्ट करके उस सेलर को पे करता है, ठीक है। तो जो पेमेंट करेगा सेलर को, फ्लिपकार्ट सेलर को पे करेगा। फ्लिपकार्ट क्या हो गया? ई कॉमर्स ऑपरेटर हो गया। ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट कौन हुआ? सेलर, ठीक है। मतलब तीन पार्टीज इन्वॉल्व होगी इसमें। एक सेलर होगा, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर फ्लिपकार्ट होगा, दूसरा परचेजर होगा कस्टमर्स, ठीक है, कंज्यूमर्स। तो फ्लिपकार्ट क्या करेगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर कस्टमर से पेमेंट कलेक्ट करेगा, फिर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट मींस सेलर को पे करेगा, ठीक है। उसके बदले में फ्लिपकार्ट कमीशन कलेक्ट करेगा ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट सेलर से। तो उतना अपना कमीशन डिडक्ट करके बाकी का अमाउंट सेलर को पे करेगा फ्लिपकार्ट, ठीक है। फ्लिपकार्ट कौन है? ई कॉमर्स ऑपरेटर। और जो सेलर है वह कौन है? ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, ठीक है। तो जो फ्लिपकार्ट पेमेंट करेंगे ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट सेलर को, तो उसमें से टीडीएस डिडक्ट करके पे करेगा अंडर सेक्शन 194 ओ में, ठीक है। तो आइए समझते हैं सेक्शन को डिटेल में। सबसे पहले समझते हैं एप्लीकेबिलिटी एंड रेट ऑफ टीडीएस। कब ये सेक्शन 194 ओ एप्लीकेबल होगा एंड क्या रेट से टीडीएस डिडक्ट होगा। Section 194O provides that where sale of goods or provision of services or an e-commerce participant is facilitated by an e-commerce operator through its digital or electronic facility or platform, such e-commerce operator is liable to deduct tax at source at the rate of 1% of the gross amount of such sales or services or both। देखिए इसमें क्या होता है, एक फ्लिपकार्ट होता है, एक सेलर होता है, एक कस्टमर होता है, तीन पार्टीज होती है, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट क्या करता है? एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है सेलर को कि आप अपना प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्प्ले कीजिए और कस्टमर को सेल कीजिए यहाँ से, ठीक है। तो वह प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है सेलर को। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हो गया फ्लिपकार्ट, और जो गुड्स सेल कर रहा है या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है सेलर हो गया, ठीक है। तो ये सेक्शन क्या बोलती है कि जो फ्लिपकार्ट पेमेंट करेंगे सेलर को, उस पर 1% की रेट से टीडीएस डिडक्ट करना होगा ग्रॉस अमाउंट का, ठीक है, जो भी सेल्स होगा प्लेटफॉर्म के थ्रू, ठीक है, या फिर जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे उसका 1% टीडीएस डिडक्ट करके बाकी का अमाउंट पे करना होगा सेलर को, ठीक है। तो रेट ऑफ टीडीएस क्या होगा? 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट। ग्रॉस अमाउंट क्यों? फॉर एग्जाम्पल सेलर सपोज 100 रुपीज़ का सेल करता है कोई प्रोडक्ट, ठीक है, फ्लिपकार्ट के थ्रू कोई सेलर। तो फ्लिपकार्ट कस्टमर से कलेक्ट करेगा 100 रुपीज़, ओके, और जो सेलर को पे करेगा उसका कमीशन, फ्लिपकार्ट का जो कमीशन रहेगा, प्लेटफॉर्म की फीस बोल सकते हैं या कमीशन बोल सकते हैं, वो डिडक्ट करने के बाद बैलेंस अमाउंट पे करेगा सेलर को, ठीक है। तो अभी फ्लिपकार्ट को अपना कमीशन डिडक्ट करना है, ठीक है। सपोज 5 रुपीज़ कमीशन है, तो 100 रुपीज़ कलेक्ट किया कस्टमर से फ्लिपकार्ट ने, फिर 5 रुपीज़ अपना डिडक्ट किया कमीशन, 95 सेलर को पे करेगा, ठीक है। अभी फ्लिपकार्ट को 100 रुपीज़ पे 1% टीडीएस डिडक्ट करना होगा, बैलेंस सेलर को पे करना होगा, दैट इज 100 का 1% 1 रुपीज़ और 5 रुपीज़ उसका कमीशन, तो 6 रुपये डिडक्ट करेगा और फिर 94 रुपीज़ सेलर को पे करेगा नेट में, ठीक है। तो ऐसे एप्लीकेबिलिटी एंड रेट ऑफ टीडीएस। सेकेंड है टाइम ऑफ डिडक्शन। कौन से टाइम पे डिडक्शन करना है? तो
द डिडक्शन इज टू बी मेड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ amount of such sale or services or both to the account an e-commerce participant or at the time of payment thereof to such e-commerce participant by any mode whichever is earlier. Means जब फ्लिपकार्ट अपनी बुक्स में पेमेंट दिखा देंगे वो टाइम या फिर एक्चुअल पेमेंट कर रहे हैं वो टाइम पे फ्लिपकार्ट को डिडक्शन करना होगा टीडीएस का, ठीक है। दोनों में से जो भी पहले होगा, विच एवर इज अर्लियर, आइदर बुकिंग और पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। थर्ड है डीम्ड प्रॉफिट, ठीक है। ये क्या बोलता है कि अगर कस्टमर डायरेक्टली पेमेंट कर देता है सेलर को, फ्लिपकार्ट को पेमेंट नहीं करके डायरेक्टली सेलर को पे कर देता है, एंड जो ट्रांजैक्शन हुआ है वह फ्लिपकार्ट के थ्रू हुआ है, उस केस में भी फ्लिपकार्ट को टीडीएस अमाउंट डिडक्ट करना होगा ग्रॉस अमाउंट में से, ठीक है। सपोज एक सेलर है मिस्टर एक्स, उसने फ्लिपकार्ट के थ्रू 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट सेल किया टू मिस्टर वाई को, ठीक है। प्लेटफॉर्म कौन सा यूज़ किया? फ्लिपकार्ट, ई कॉमर्स ऑपरेटर का, ठीक है। फ्लिपकार्ट क्या है? ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो जो 100 रुपीज़ क्या किया, कस्टमर ने डायरेक्टली पे किया है सेलर को, ठीक है। उनका टर्म्स ऐसा होगा कि डायरेक्टली पे कर सकते हैं सेलर को, ठीक है। तो उसने डायरेक्टली सेलर को पे कर दिया। अभी फ्लिपकार्ट को जो 100 रुपीज़ का सेल हुआ है थ्रू फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म, ठीक है, तो फ्लिपकार्ट को 100 रुपीज़ पे टीडीएस डिडक्ट करना होगा, ठीक है, और ये कंप्लायंस करना होगा। ये डीम्ड प्रॉफिट का एक प्रोविजन है सेक्शन 194 ओ में, ठीक है। एनी पेमेंट मेड बाय अ परचेजर ऑफ गुड्स or recipient of services directly to an e-commerce participant, that is seller, for the sale of goods or provision of services or both facilitated by an e-commerce operator, that is Flipkart, would be deemed to be amount credited or paid by e-commerce operator to the e-commerce participant. ये माना जाएगा कि वह अमाउंट अपना सेलर को पे किया है फ्लिपकार्ट ने, ठीक है। अकॉर्डिंगली सच पेमेंट वुड बी इंक्लूडेड इन द ग्रॉस अमाउंट ऑफ सच सेल और सर्विसेज फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्शन ऑफ इनकम अंडर दिस सेक्शन। तो ये अजम्पशन पे टीडीएस डिडक्ट करना होगा डीम्ड प्रॉफिट, ठीक है। तो इन केस फ्लिपकार्ट के थ्रू अगर सेलर कुछ सेल करता है और पेमेंट कस्टमर से डायरेक्टली सेलर को आ जाता है, तो उस केस में भी ये माना जाएगा कि पेमेंट किया है फ्लिपकार्ट ने सेलर को और उतने अमाउंट पे टीडीएस डिडक्ट करना होगा अंडर सेक्शन 194 ओ में, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 194 ओ। टीडीएस डिडक्शन नहीं करना होगा आपको सेक्शन 194 ओ में। किन केस में? अगर 5 लाख तक का ट्रांजैक्शन हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर प्लेटफॉर्म के पे, ठीक है। नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194 ओ इन केस ऑफ एनी सम क्रेडिटेड और पेड टू एन ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट बीइंग एन इंडिविजुअल और HUF where the gross amount of such sale or services or both during the previous year does not exceed rupees 5 lakh and such e-commerce participant has furnished his PAN or Aadhaar number to e-commerce operator. सपोज फ्लिपकार्ट पे कोई इंडिविजुअल या HUF रजिस्टर्ड है, ठीक है, और वो सेल कर रहा है उसके थ्रू, ठीक है, फ्लिपकार्ट के थ्रू, एंड उस इंडिविजुअल एंड HUF का अमाउंट, जो सेल का अमाउंट हो रहा है वो उस साल में 5 लाख तक का है, डज नॉट एक्सीड 5 लाख, मीन्स 5 लाख तक का है, ठीक है। एंड उस सेलर ने फ्लिपकार्ट को अपना पैन नंबर, आधार नंबर सबमिट करके रखा है, तो उस केस में फ्लिपकार्ट को टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है एज पर सेक्शन 194 ओ में, ठीक है। मीन्स कोई इंडिविजुअल या HUF है जो 5 लाख तक का सेल कर रहा है किसी
इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, ठीक है, और वो अपना आधार नंबर एंड पैन नंबर सबमिट करके रखता है उस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को, तो उस केस में वह इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है अंडर सेक्शन 194 ओ में, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट है नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस अंडर एनी अदर सेक्शन। A transaction in respect of which tax has been deducted by an e-commerce operator under this section, or which is not liable to tax deduction under this section on account of exemption as discussed in point number 4 above, would not be liable to tax deduction at source under any other provision of this chapter. Means अगर 194 ओ में टीडीएस डिडक्ट हो गया है या फिर टीडीएस डिडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसा कि हमने पॉइंट नंबर 4 में समझा, ठीक है, इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में 5 लाख तक का ट्रांजैक्शन है, ठीक है, तो उस केस में डिडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों केस में टीडीएस का कंप्लायंस हो गया है एज पर सेक्शन 194 ओ, तो आपको बाकी किसी अदर सेक्शन में टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट है however this exemption from TDS under this would not apply to any amount or aggregate of amounts received or receivable by an e-commerce operator for hosting advertisements or providing any other services which are not in connection with the sale of goods or services referred to in point number 1 above। तो अगर कुछ एडिशनल सर्विसेज दे रहा है ई कॉमर्स ऑपरेटर तो उस पर टीडीएस अकॉर्डिंगली डिडक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है पावर ऑफ सीबीडीटी टू इश्यू गाइडलाइंस। इफ एनी डिफिकल्टी अराइजेज इन गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, द बोर्ड मीन्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस may with the approval of the central government issue guidelines for the purpose of removing the difficulty। मीन्स अगर कोई ये सेक्शन में डिफिकल्टी आएगी तो बोर्ड मीन्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस दैट इज सीबीडीटी गाइडलाइन इशू कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेके, ठीक है। एंड एवरी गाइडलाइन इशूड बाय द बोर्ड अंडर सब सेक्शन 4 शैल बी laid before each house of parliament and shall be binding on the income tax authorities and on the e-commerce operator। means income tax authorities and e-commerce operator दोनों को वह कंप्लाई करना होगा सर्कुलर्स, ठीक है। तो बस ये पावर के अकॉर्डिंग सीबीडीटी ने सर्कुलर नंबर 17 2020, सर्कुलर नंबर 20 2021, सर्कुलर नंबर 20/2023 3 सर्कुलर इशू किए फॉर सेक्शन 194 ओ। वो हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में, ठीक है, डिटेल में समझेंगे। पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग For this purpose of this section, e-commerce operator shall be deemed to be the person responsible for paying to e-commerce participant। Means e-commerce operator liable होगा TDS डिडक्ट करने के लिए ये सेक्शन में, ठीक है। Meaning of certain terms, सेक्शन 194 ओ में जो certain terms यूज किए that is इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पार्टिसिपेंट क्या होता है और सर्विसेज का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो उनका मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है सेक्शन 194 ओ में। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब होता है द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स ओवर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। तो आप कुछ भी सेल ऑफ गुड्स कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, या दोनों, इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स भी हो सकता है और डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का मीनिंग क्या होता है, अ पर्सन हु ओन्स, ऑपरेट्स और मैनेज डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कौन होता है, एक पर्सन होगा जो क्या करेगा, या तो ओनर होगा खुद, या फिर ऑपरेट करेगा या मैनेज करेगा, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म जिसपे आप डिजिटली इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मतलब
व्यापार कर सकते हैं, उस पर बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है, उसके थ्रू। नेक्स्ट है ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेजिडेंट इन इंडिया, सेलिंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज और बोथ इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स थ्रू डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अगर कोई रेजिडेंट पर्सन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बिजनेस करता है तो वह इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पार्टिसिपेंट माना जाएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वह रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट है सर्विसेज। सर्विसेज का मीनिंग है इट इंक्लूड्स फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज एंड फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज एज डिफाइंड इन द एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 194J, जैसा कि 194J में एक्सप्लेन किया गया है, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज एंड फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज। तो ये टर्म्स को एक्सप्लेन किया है फॉर सेक्शन 194O। तो सेक्शन 194O मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को TDS डिडक्ट करना होगा एट द रेट ऑफ 1%। कब डिडक्ट करना होगा? जब पेमेंट करेगा या फिर बुकिंग, विच एवर इज अर्लियर। कब डिडक्ट नहीं करना है? इन केस ऑफ इंडिविजुअल और HUF और पूरे साल भर का ट्रांजैक्शन लिमिट हुआ है 5 लाख तक का, एंड उस इंडिविजुअल या HUF ने अपना पैन नंबर, आधार कार्ड सबमिट करके रखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को, तो वो केस में TDS डिडक्शन नहीं करना है। नेक्स्ट है कि अगर TDS डिडक्शन हो गया है सेक्शन 194O में, तो उस ट्रांजैक्शन पे किसी अदर सेक्शन में TDS डिडक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये था सेक्शन 194O। और इससे रिलेटेड जो सर्कुलर्स आए 3 सर्कुलर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में समझेंगे डिटेल में। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी आपको क्वेश्चन है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।